नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राची एडुकेयर में। मैं हूं प्रज्ञा सिंह। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बीपीएससी तैयारी 4.0 साथ ही साथ आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सबको पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम अब नज़दीक है, हो सकता है कि आपका बीपीएससी तैयारी 4.0 के पहले हो जाए। जैसे कि बात चल रही है, तो दोनों के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी एग्ज़ाम पहले आ जाए उसमें आप एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई कर जाओ, तो आपके फ्यूचर के लिए एस्टेट अच्छा है और बीपीएससी तो वैसे भी अच्छा है। तो देखो, ये जो चैनल है इस पे आप हिंदी की प्रिपरेशन करते हो और साथ ही साथ इस चैनल पे अब हम बहुत जल्द आपका थ्योरी क्लासेस प्लस आपका नेट जेआरएफ और आपका एस्टेट की क्लास भी शुरू होने वाली है। साथ ही साथ आप प्रश्नों की प्रैक्टिस तो करते ही हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ बताएं। बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, तालमेल न होना, मनुष्य को स्वयं के कर्म अनुसार फल मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अपनी करनी यानी कि आप जो खुद करेंगे वही क्या करेंगे, खुद ही भोगेंगे। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2, उर्वर का विलोम शब्द बताएं। अवर, ऊसर, निवार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उर्वर का जो अर्थ होता है वो होता है उपजाऊ और ऊसर का जो अर्थ होता है वो होता है बंजर। तो इसीलिए इसका विलोम जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सुमेलित करना है निम्नलिखित रचनाओं को। बरवे नायिका भेद, सत्यवती कथा, राम ध्यान मंजरी, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। और रचयिता है इसके ईश्वरदास, रामविलास शर्मा, नाभादास, अग्रदास और रहीमदास। तो यहाँ पे नाभादास गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे नाभादास काट करके कर लेंगे। तो देखो, सबसे सिंपल भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, इसको याद रखिएगा कि ये रामविलास शर्मा की रचना है। बरवे नायिका भेद आपकी रहीम दास की रचना है और सत्यवती की कथा जो है वो ईश्वर दास की रचना है। राम ध्यान मंजरी आपका बच जाता है, वो है अग्रदास की रचना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का आप बी देख लीजिए, जहाँ पे भी फोर्थ का बी होगा राइट आंसर वही हो जाएगा। तो ये है आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, बाकी सारे आप देख चुके हैं। तो इस सही, अगर कूट की बात करें तो सही कूट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ बताएं। तो 8 वार का मतलब वो 8 दिन, और कहते हैं ना रविवार सोमवार, तो वही 8 वार 9 त्योहार, तो 8 दिन है और आप 9 दिन त्योहार कैसे मना सकते हो। इसका मतलब कि आप मौज मस्ती से क्या कर रहे हो, जीवन बिता रहे हो, है ना। तो ये हो जाएगा, दोगुना लाभ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि दोगुना लाभ, तो नहीं, इसका मतलब होता है मौज मस्ती से जीवन बिताना। मतलब इतनी मौज मस्ती में हो आपके दिन कम पड़ जा रहे हैं, है ना। तो मौज मस्ती से जीवन बिताना बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5 है, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। भारतेश्वर बाहुबली रास, अनुराग बांसुरी, भविष्यत कहा, पाहुर दोहा, पयुम चरियू। मुनि राम सिंह, धनपाल, शालीभद्र सूरी, नूर मोहम्मद। तो देखो, भारतेश्वर बाहुबली रास जो है ना वो सिंपल इतना बस याद रखो, ये शालीभद्र सूरी की है। तो अगर एक दो रचना भी आपको याद हो जाती है तो आपका काम इस कूट वाले में हो जाएगा, मतलब आप सही उत्तर चूज कर पाओगे। ठीक है, भविष्य कहा किसकी है, धनपाल की है। मैंने आपको याद भी करवाया कि भविष्य में क्या धन मिलेगा, तो इस तरह से आप याद रखोगे। अब एक बच गया आपका पाहुर दोहा, वो मुनि राम सिंह की रचना है। ठीक है, मुनि राम सिंह की रचना है। अब आपका बच जाता है अनुराग बांसुरी, जो किसकी रचना है। अब बच जाता है आपका मुनि राम सिंह की जो रचना है वो किसकी है, मुनि राम सिंह आपका पाहुर दोहा। ठीक है, फिर लास्ट में आपके बच जाते हैं एक कौन, तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है ये। तो इस वजह से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो है वो शालीभद्र सूरी की है। तो फर्स्ट का सी देख लेते हैं कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। सेकंड का डी कहाँ पे है, यहाँ पे। थर्ड का बी कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक दो रचनाएं भी याद रहेंगी तो इसमें आपका राइट आंसर मिल जाएगा। कूट वाले प्रश्न का कह सकते हैं कि ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि अगर 2-3 रचनाएं भी आपको याद है, एक रचना भी याद है, और अगर कोई ऑप्शन ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा हुआ है, तब आप आराम से सही कर जाओगे। हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ बताएं। व्यर्थ कल्पना करना, झूठे सपने दिखाना, प्रभाव होना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो, हवाई किले बनाना यानी कि व्यर्थ कल्पना करना, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। अब देखो, मैंने बोला ना मुहावरे में अंत में ना, अधिकतर में ना शब्द रहता है, लोकोक्ति में नहीं रहेगा, क्योंकि वो कथन होते हैं, है ना। लोकोक्ति यानी कि लोक में जो प्रचलित कह सकते हो कथन है, उक्तियां हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं आपके लोकोक्ति कहे जाते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा कहे गए कथन। डॉक्टर भयानी द्वारा किसे अपभ्रंश का भावभूति कहा गया है। पुष्यदंत, हेमचंद्र, मुनिराम सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी जस्ट पीछे आपने देखा कि मुनिराम सिंह का क्या है, पाहुर दोहा एक रचना है। हेमचंद्र नहीं होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुष्पदंत। ठीक है, पुष्यदंत या पुष्पदंत कहीं कहीं पे आपको दिखाई देगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पुष्यदंत। तो कुछ जान लेते हैं हम पुष्पदंत का। अगर समय आपसे पूछे
तो 972 है ना, 972 ईस्वी, यानी कि 10वीं सदी कह सकते हो आप इनको, 10वीं सदी इनका समय है। इसके अलावा हिंदी का भवभूति इन्हीं को कहा जाता है, जो कि डॉक्टर भयानी ने कहा है, तो ये चीज़ तो है। कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे इन्होंने ना अपने आप को कुछ उपाधियाँ दी हुई थी, किसने, तो पुष्पदंत ने, जैसे कि अभिमान मेरु कहा हुआ है इन्होंने, अभिमान मेरु, अभिमान मेरु। उसके अलावा आपका कुछ जैसे कि काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर, इन्होंने खुद ने ही मतलब खुद को इन्होंने उपाधियाँ दी हुई है। कवि कुल, कवि कुल तिलक, तो खुद को इन्होंने उपाधियाँ दी है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग खुद को उपाधि दे देते हैं, तो इन्होंने अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक खुद को ही कहा है, ठीक है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि 63 महापुरुष गुणालंकार, नय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। तो 3 रचनाएं आपसे बार बार पूछी जाती हैं, स्पेशली 63 महापुरुष गुणालंकार और नय कुमार चर्यु। तो ये आप याद रखिएगा, समय इनका याद रखिएगा। अधिकतर प्रश्न में यही पूछा जाता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो पुष्यदंत को कहा जाता है। समय इनका पूछे तो 10वीं सदी याद रखेंगे आप, ठीक है। कहा किसने है, तो डॉक्टर भयानी ने किया, कहा है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो पुत्री का पर्यायवाची क्या है, आत्मजा, जा मतलब जन्म लेना, तनुजा ये है। वामा नहीं होगा, वामा जो है आप नहीं पूछा है ना, तो हम लोग नहीं के साथ जाएंगे। तो वामा किसका हो जाएगा आपको, पत्नी, पत्नी का होता है ना, पत्नी का वामा हो जाता है। तो 8 का बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कुल और कूल श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ चयन करें। वंश, दंश, वंश शीघ्र, वंश किनारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। तो देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा नहीं, एक तो याद रखो कि इस कुल का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो स्कूल का मतलब हो गया वंश, और इस स्कूल का मतलब हो जाता है किनारा, तट, है ना, तो इसको कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसान रची गई है। किसान एक रचना है और पूछा गया है कि किसके द्वारा ये रचना रची गई है। मैथिली शरण गुप्त है, बच्चन सिंह है, श्याम नारायण पांडे है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तो बहुत सरल है, क्योंकि आप सबको पता है कि बच्चन सिंह तो होंगे नहीं, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी है ना, इनकी एक रचना है हल्दी घाटी, तो याद रखिएगा। अब बच जाते हैं एक मैथिली शरण गुप्त। अब उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि किसान किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा दी गई थी, किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। कौन सी रचना के लिए, भारत भारती 1912। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, भारत भारती 1912, 1912 के लिए इनको दिया गया। इसके अलावा इनकी एक और रचना है रामचरित, कहते हैं ऐसा कहीं कहीं पे आपको एकदम एग्जैक्टली इसी वर्ड में लिखा हुआ मिलेगा कि रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत कौन सी रचना है, तो साकेत है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि साकेत भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा इनके बहुत से, जैसे रंग में भंग हो गया, किसान तो हो ही गया। अच्छा, इसका रचना काल क्या है किसान का, तो 1917 है, याद रखिएगा इस चीज़ को। रंग में भंग का 1909 है, 1909 हो गया आपका रंग में भंग का। और भारत भारती तो मैंने आपको बता दिया 1912, साकेत 1931 हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ रचनाओं के ना आपको काल याद रखने होते हैं, सारे के नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो। अब इनके बारे में एक और चीज़ है कि ये बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया करते थे। तो मधुप उपनाम से किसने लिखा है, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त ने। और किसकी रचनाओं का, तो एक बांग्ला में कवि हुआ करते थे जिनका नाम था माइकल मधुसूदन दत्त। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को, इन दोनों को छायावाद का प्रवर्तक कौन मानता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये बिल्कुल कह सकते हैं, इस पर बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आपको भी पता है कि छायावाद का अगर प्रवर्तक पूछ लेगा तो आपका ध्यान जाएगा जयशंकर प्रसाद। लेकिन अगर शुक्ल से पूछ दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, शुक्ल किसको मानते हैं, तो देखो ये तो प्रश्न का इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शुक्ल ना इन्हीं को मानते हैं छायावाद का प्रवर्तक, छायावाद का प्रवर्तक। और एक है आपके मुकुटधर पांडे, तो दोनों कैसे हैं, MM से हैं, MMS, ठीक है। तो याद रखिएगा शुक्ल किसको मानते हैं, तो MMS शुक्ल मानते हैं मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में कौन सा आम का पर्यायवाची नहीं है। सौरभ, सुरभि, रसाल, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पर्यायवाची पढ़ने का एक ही तरीका है कि हर दिन 5 शब्द याद करिए और फिर अगले दिन उस 5 को रिवाइज करिए और फिर नेक्स्ट दिन नए 5 याद करिए, तो आपको भी पता नहीं चलेगा और सारे पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से श्रुति संभिन्नार्थक है, उसको भी देखते जाइए। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको अब इनके कोई ना, अब इनको समझने का कोई मतलब नहीं। अब एक एक शब्द को तोड़ करके देखो तो देख सकते हो, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं तो बहुत कुछ है पढ़ने को। तो एक सब्जेक्ट पे भी इतना टाइम नहीं दे देना है कि बहुत सारा सब्जेक्ट आपका रिवीजन के लिए बच जाए। तो देखो आम का पर्यायवाची कौन कौन सा है, तो सौरभ है और रसाल है।
सुरभि नहीं है। सुरभि का मतलब होता है सुगंध, खुशबू, या फिर अगर कभी कभी जैसे गाय के लिए भी पूछ दिया जाता है ना, गाय, फूल के लिए भी इसको, कमल के लिए इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो सुरभि नहीं है, बाकी सब है। तो नहीं पूछा है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बाकी तो सारे हैं ही। तो राइट आंसर अगर बात कर ले राइट आंसर कौन सा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 12, बाल्टी किस भाषा का शब्द है? इटालियन, फ्रेंच, पुर्तगाली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बाल्टी आपका पुर्तगाली है, पुर्तगाली शब्द है। और कुछ शब्द पूछे जाते हैं आपसे, जैसे कि पुर्तगाली में और कौन कौन से शब्द आते हैं, तो जैसे आपका पुर्तगाली में बाल्टी आ गया, उसके बाद आपका तोप जो है, तोप हो गया, प्लस लाश, ये पूछा गया प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कामता प्रसाद गुरु, कहाँ से? कामता प्रसाद गुरु, इनकी किताब में ना लिखे हुए, वैसे तो आपको ये हरदेव बाहरी वाले में भी मिल जाएंगे, हरदेव बाहरी की भी किताब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे, हरदेव बाहरी की किताब में भी आपको ये मिल जाएगा। तो तोप और लाश किसका है? तो तोप और लाश जो है वो आपका तुर्की शब्द है, तो त से याद रखिएगा, तुर्की में क्या मिला? लाश। और अरबी भाषा के भी कुछ शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे अरबी का, अरबी शब्द कौन कौन से, तो जो बार बार पूछा गया, एक तो पूछा गया आपका अदालत, अदालत हो गया, औरत, अ से अदालत, अ से औरत, फिर आपका तनख्वाह, तनख्वाह अरबी, तनख्वाह भी अरबी शब्द है, तनख्वाह हो गया, फिर आपका तारीख, तारीख, और एक है आपका मुकदमा, मुकदमा। तो ये सारे शब्द किसके हैं? तो ये सारे शब्द जो है आपके वो अरबी के हैं, पुर्तगाली के तोप में, पुर्तगाली के आपके बाल्टी और तोप, और आपका लाश तुर्की का है। तो ये शब्द याद कर लीजिएगा, एक दो प्रश्न यहाँ से रहता है। प्रश्न संख्या 13 है, अघ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? पाप, मूर्ख, समाप्त। तो अघ की बात करें तो इसका मतलब होता है पाप, समभिन्नार्थक की अगर बात करोगे तो पाप होता है। अधर्म हो गया, अधर्म भी रहे तब भी, बुराई, बुराई है ना, एक पातक भी मिल जाएगा कभी कभी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14, वह कुत्ता को घुमाने ले गया, वाक्य में अशुद्ध पद है, ले गया कुत्ता को वह घुमाने। तो बहुत सरल है इसमें, तो देखो वह कुत्ता को घुमाने ले गया या कुत्ते को घुमाने ले गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बी, ले गया वह घुमाने। इसमें तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इनमें से एक से अधिक। तो अगर बात की जाए बिहारी हिंदी की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किस कौन से अपभ्रंश से, तो मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, लेकिन अवधी नहीं आता। अवधी का विकास जो हुआ है वो अर्धमागधी, अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी? तो एबीसी, एबीसी का मतलब क्या हुआ? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है, इसके अंतर्गत ये तीन आती हैं। इसका मतलब हो गया आपका बघेली, और ये जो अ है, ए है, उससे आपका अवधि हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 16, जहाँ वाच्यार्थ काम ना करे और लक्ष्यार्थ अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि जहाँ पे वाच्यार्थ, वाच्यार्थ का मतलब कि वाच्य का अर्थ, कथन का अर्थ, जो कहा गया है शब्द उसका अर्थ अगर काम ना करे, ना लक्ष्यार्थ तथा जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ काम करे, तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि जहाँ अभिधा से अर्थ ग्रहण ना करे कोई व्यक्ति और आपका लक्षणा से भी ग्रहण ना करे, है ना, लक्ष्यार्थ मतलब लक्षणा से भी ना करे अभिधा, तो अंत में क्या बच जाता है आपका? व्यंजना शब्द शक्ति बच जाती है, तो व्यंजना होगा राइट आंसर। अब व्यंजना के भी बहुत सारे भेद किए गए हैं, है ना, व्यंजना के भी जैसे आपका शाब्दी मूला और आर्थी मूला। तो व्यंजना शब्द शक्ति के एक तो आपका शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना प्लस आपका आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, ठीक है, शाब्दी व्यंजना प्लस आपका आर्थी व्यंजना। अब इसके भी दो भेद हुए, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। किसके? इस शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और एक है आपका लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, याद रखिएगा इस चीज़ को। और फिर आर्थी व्यंजना के भी 3 हुए, वैसे तो इसके कई हो सकते हैं ना, 10 से ज़्यादा। मैं बता रही हूँ आपको, निशा अग्रवाल की किताब में दी हुई ये चीज़, अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो, वैसे तो मैं पढ़ाऊँगी,
तो अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वहाँ से पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं तो बताऊंगी, ठीक है ना। आर्थी व्यंजना में आपका वाच्य संभवा, लक्ष्य संभवा, व्यंग संभवा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको डिटेल में हम करेंगे जब हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि जहाँ अभिधा और लक्षणा से आपका अर्थ ग्रहण नहीं होगा तो फिर आपकी कौन सी शब्द शक्ति आएगी, तो व्यंजना शब्द शक्ति आएगी। याद रखेंगे इस चीज़ को। प्रश्न संख्या 17 है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अब एलिमिनेट करना कैसे जानेंगे आप। शुक्ल तो ऐसे भी नहीं है, आपको भी पता है, मिश्र बंधु भी नहीं है, बच गए आपके श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो श्याम सुंदर दास जो है वो पहले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 से सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभालते हैं। वैसे संभाल तो 1902 से लेते हैं, बट बस ऐसे ही अगर बात की जाए कि हाँ ऑफिशियली इन्होंने कब से संभाला था कार्यभार, तो 1903 से संभाला था। लेकिन इसके सबसे अगर प्रथम संपादक की बात की जाए तो श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, रामधारी से दिनकर को, महादेवी वर्मा को। प्रथम पूछ रहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको मिला है चिदम्बरा पे। कौन है वो? सुमित्रा नंदन पंत हैं। कब मिला था? तो 1968 में मिला था। कौन सी रचना के लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था इनको, चिदम्बरा के लिए इनको मिला था। और अगर बात करूं कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब ये स्थापित हुआ, तो 1961 में स्थापित हुआ था। क्या क्या मिलता है? तो पहले तो शायद 1.5 लाख जब स्थापित हुआ था तो बहुत कम राशि थी, लेकिन अभी शायद 11 लाख के आसपास या फिर 17 लाख तक हो चुका है। क्या क्या मिलता है इसमें? तो इसमें आपको मिल जाता है एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी यानी कि सरस्वती की कांस्य प्रतिमा मिलती है। और अभी जो आपका ये जो 59 आपका ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो एक लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल इनको मिला है हिंदी में, और इनको समग्र साहित्य के लिए मिला है। जैसे इनकी एक रचना है ना नौकर की कमीज़, तो विनोद कुमार शुक्ल की है। याद करिए नौकर की कमीज़ कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, तो वही विनोद कुमार शुक्ल हैं जिनको मिला था ज्ञानपीठ। अभी मिला है लेटेस्ट में, 2023 में मिला है या 24 में मिला है, देख लीजिएगा आप इसको एक बार। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि विनोद कुमार शुक्ल को ही मिला हुआ है, ठीक है। नौकर की कमीज़ इन्हीं की रचना है और समग्र साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? कर्मवीर, प्रताप, प्रभा, इंदु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कर्मवीर, प्रताप और प्रभा ये सब माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ही संपादित है, लेकिन इंदु जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा है। और नहीं पूछ रहा है तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? रामविलास शर्मा निराला, रामविलास शर्मा नागार्जुन, रामविलास शर्मा नामवर सिंह, रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्र संवाद जो है वो रामविलास शर्मा प्लस केदारनाथ अग्रवाल के बीच के पत्रों का संकलन है। प्रश्न संख्या 21 आपका पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य, पुलस्त्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पाश्चात्य का जो है आपका पौरस्त्य हो जाएगा विलोम शब्द। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये, बीपीएससी ने ही पूछा है। तो नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान, 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 शमशान या स्मशान। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये राइट आंसर सी, शमशान हो जाता है। हम लोग कई बार इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन ये जो है वो गलत है। जैसे आप उज्ज्वल लिखते हो तो ऐसे लिख देते हो, तो ये गलत है। उज्ज्वल में दोनों जा जो होता है वो आधा होता है। तो इस चीज़ का आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। मैं एक बार गई थी इंटरव्यू में तो मुझसे उज्ज्वल जो है उन्होंने लिखवाया था कि उज्ज्वल लिख करके बताइए, तो फिर मैंने ऐसे ही लिखा था। ये दो छोटे छोटे जो आधे आधे आपके ज दिख रहे हैं ऐसा लिखा था, ठीक है। तो ये तो अब एकदम कॉमन सा प्रश्न हो गया, अब आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे। एक बार मुझसे श्रुति संवेदनार्थक भी लिखवाया था इंटरव्यू में, तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे स्पेशली हिंदी लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं तब वो पूछ लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञा शब्द कौन सा है? तो देखो मुझे तो सिंपल सिंपल सा दिख रहा है, सभा। सभा हो गया, कक्षा हो गया, आपका समूह हो गया, समूह की बात कर ली जाए, परिवार हो गया, तो ये सब क्या है आपका समूहवाचक संज्ञा है। याद रखिएगा पतला और हरा और गहरा ये सब विशेषण है, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है, वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको किस पुरुष से संबंधित है? उत्तम, अन्य, मध्यम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो पुरुषवाचक में याद है आपको 3 पुरुष पढ़ते थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष, ठीक है। तो जो अन्य पुरुष है उसके अंतर्गत आप वह, वे, यह, ये, इसको पढ़ते हो, याद है आपको। तो अन्य कहाँ दिख रहा है? बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम में तो आप खुद को रखते हो, मैं, और मध्यम में आप, तुम,
तू, है ना। लास्ट में बच जाता है अन्य, जो यहाँ पे ये क्या हो जाता है आपका वक्ता। इसको क्या कहते हो आप? वक्ता। इसको क्या कहते हो आप? श्रोता कहते हो, याद है। और इसको क्या कहते हो अन्य में? जो वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है उसके लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 25। अति कटु वचन कहती कैकई मानहु लोन जरे पर दे। ये भी जो पंक्ति है ना, ये पूछी गई है आपकी तैयारी में। और पूछा गया है कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो जहाँ पे भी ये जनु, मनु, मानहु शब्द आ जाते हैं तो उत्प्रेक्षा हो जाती है। जनु, जनु, जानहु, जनु आपका जानहु, मानहु, मानो, है ना। तो इस प्रकार के जहाँ भी शब्द रहेंगे जहाँ पे भी, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अलंकार भी हम पढ़ेंगे और इसी सेशन पर डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैं बता दूं कि आपको ये सारे PDF अगर चाहिए, ये सारे PPT और नोट्स चाहिए, तो आप जो दिया हुआ नंबर है उस पर क्या करोगे? कॉन्टैक्ट करोगे और मैसेज लिख देना, हाय मैसेज करना, तो आपको रिप्लाई मिलेगा और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सारी चीज़ों के PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, प्लस क्लास भी मिलेगी आपको। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है, यानी कि पर्यायवाची नहीं है? तो सरासन, कोदंड, असी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कोदंड और सरासन दोनों हैं धनुष के, तो इसको याद रखें। लेकिन असी नहीं है। असी जो है वो किसका है? तो तलवार का होता है, तलवार का। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 27 है। गमला और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गमला और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं? तो आपको भी पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि गमला और आलपिन वगैरह जो हैं वो किसके हैं? तो आपके पुर्तगाली के हो जाते हैं। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? पहाड़, नदी, चलना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो थोड़ी देर पहले हमने, कुछ दिन पहले हमने जो क्रिया पढ़ी थी, और क्रिया में आपको भी पता है कि हमने क्या पढ़ा था? चल। तो चल में हमने क्या किया? ये मूल धातु है, धातु रूप में है क्रिया, और इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? चलना। तो सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये जो है वो क्रिया है, संज्ञा नहीं है। पहाड़ और नदी क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट है आपका दोपहर में समास है, द्विगु, द्वंद, कर्मधारय, कर्मधारय गलत लिखा हुआ है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से, इनमें से एक से अधिक। तो दोपहर, ऐसे शायद हमने ये प्रश्न पहले भी किया हुआ है। देखो पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो द्विगु समास हो जाएगा, द्वंद नहीं होगा। द्वंद में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद, बुद्ध, प्राज्ञ, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद, बुद्ध, प्राज्ञ, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो पंडित का पर्यायवाची आपका तीनों ही होता है, तो इसीलिए डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि तीनों ही है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। शाखा मृग का पर्यायवाची है हिरण, मोर, बंदर, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। शाखा मृग का पर्यायवाची क्या होगा? हिरण, मोर, बंदर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शाखा मृग का पर्यायवाची आपका बंदर होगा, है ना, क्योंकि शाखा यानी कि पेड़ की टहनियों पर, शाखाओं पर कौन घूमता फिरता है हिरण की तरह? बंदर ही। तो इसीलिए सी हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है? शफरी, झस, उपल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मछली का आपका शफरी, झस, मीन, ये सब मछली के होते हैं। उपल नहीं होता। उपल किसका होता है? आपका पत्थर का होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। प्रश्न संख्या 33 है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलद, वारिद, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो जलधि किसका होता है? सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है। जलधि किसका हो जाएगा? समुद्र का होता है ना, समुद्र का पर्यायवाची होता है। बाकी सारे किसके हैं? तो ये दोनों जो है जलद और वारिद, ये आपके बादल के पर्यायवाची हैं। कंठ ध्वनि है द, ख, ग, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ध्वनि की बात की तो आपको क्या करना है? आपको एक ही ट्रिक फॉलो करनी है, KTMDO, और आपको याद करना है K से कंठ, T से तालब, M से मूर्धन्य, D से दंत, O से ओष्ठ आपका, और K फॉर क, तो क वर्ग वाले सारे। तो कंठ पूछ रहा है तो क, ख, ग, घ, यानी कि B और C राइट आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35। हिंदी में वर्णमाला में छ किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त है, स्पर्श है, ऊष्म है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपसे पूछ रहा है वर्णमाला जो कि छ है वो किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये संयुक्त है ना, स्पर्श नहीं है। स्पर्श तो आपको पता है कि क से लेकर के माँ तक, और माँ तक में कितने? तो 25 है ना, क, ख, ग, घ, च, छ, ये सारे। ऊष्म में कितने हैं? तो ऊष्म में भी 4 ही आते हैं, श और
एक आपका श और फिर एक आपका ह, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। मूर्धन्य सा, दंत सा, तालव्य सा और ये ह। और संयुक्त में कौन कौन सा है, तो ये छ है। ये दो से मिलकर के बना हुआ होता है। इसको आगे हम लोग देख लेंगे, नहीं तो फिर अगर मैं यहाँ आपको बता दूँ, चलो बता ही देती हूँ। क धन श से मिलकर के बना होता है, ठीक है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। अब ये PYQ है कि पूछा गया प्रश्न है, PYQ है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? चौपाई, छप्पय, रोला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो चौपाई तो 16 मात्राओं का होता है और दोहा में कितनी होती हैं? तो 13 और 11 की मात्रा होती है। कैसा है, कैसा छंद है? तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, छंद है। छंद भी हम लोग पढ़ेंगे। तो छंद है और अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होगा ये कि जो आदि जो ये जो चरण जो होते हैं इसको दल कहते हैं। तो इसमें प्रथम चरण और आपका तृतीय चरण समान होता है और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण जो होता है वो समान होता है। आदि आदि जो चरण है इसके वो समान होते हैं, इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। मात्रा इसमें गिनते हैं हम लोग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रोला, क्योंकि 13 और 11 दोहा में है। तो रोला में क्या हो जाएगा, जब उल्टा करोगे तो 11 और 13 की मात्रा हो जाएगी, यानी कि पहला जो आएगा उसमें 11 मात्रा, फिर इसमें 13 मात्रा, फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका 11 मात्रा और फिर इसमें आपका 13 मात्रा। तो इस तरह से रहते हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा में समान है, पहला और दूसरा में समान है। तो यही आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है, रोला। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है? सूचना, अधिसूचना, टिप्पणी। ये भी पूछा गया प्रश्न है, ये भी PYQ ही है। तो नोटिफिकेशन का क्या होगा आपका? अधिसूचना। तो अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सूचना का मतलब क्या होता है। तो सूचना का मतलब होता है आपका इन्फॉर्मेशन। और फिर आप सोचने लगेंगे तो फिर टिप्पणी का मतलब क्या होता है? तो टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट। कहते हैं ना किसी पे टीका टिप्पणी मत करो, किसी पे कमेंट नहीं करो। तो या फिर नोट भी, नोट कहते हैं, है ना, नोट इसे कह सकते हो, या कमेंट कह सकते हो कि कमेंट नहीं करते किसी पे, तो ये कमेंट है। और सूचना का मतलब क्या हो जाएगा आपका? इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब आपका इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है रामायण, परिवार, फूल, उपयुक्त में से एक से, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो जातिवाचक संज्ञा, आप संज्ञा पढ़ाओ, संज्ञा से इजी तो कुछ है नहीं, बचपन से संज्ञा पढ़ रहे हो, संज्ञा सर्वनाम है ना। साहित्य में तो चलो मैं मान भी लेती हूँ कि आपको भूलने का चांस रहता है, पर संज्ञा सर्वनाम आपको नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही सरल है ये। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया भी आपका ईजी है। उसके बाद आपका अगर आप छंद भूल रहे हो, अलंकार भूल रहे हो, तो मैं मान भी सकती हूँ कि चलो ठीक है बहुत सारा है तो आप भूल सकते हो, क्योंकि 33 आपके जो है अर्थालंकार हैं और आपके 5 शब्दालंकार हैं। तो मान सकती हूँ, रस मैं मान सकती हूँ, यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा, शब्द शक्ति में मान सकती हूँ। लेकिन जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सारी संज्ञा, ये सब बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इसको गलत नहीं करना एग्जाम में, कहीं पर भी गलत नहीं करना। थोड़ा सा समय ले लो। देखो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, व्यक्तिवाचक मतलब एक इंडिविजुअल की बात करेगा, जैसे उसके जैसा कोई नहीं होगा। लेकिन जातिवाचक में क्या होगा, उसके जैसे कई सारे हो सकते हैं। जैसे अब रामायण है तो रामायण एक किताब का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अब बुक की बात करें, किताब की बात करें, तब वो जातिवाचक है, क्योंकि किताब के जैसे अन्य कई किताबें हो सकती हैं, लेकिन रामायण जैसा और कोई दूसरा रामायण नहीं है, वो एक रामायण, एक ही रामायण रहेगा। परिवार क्या है आपका, समूह है। अब जातिवाचक में फूल हो जाएगा, क्योंकि फूल के जैसा आपको कई फूल हैं, फूल एक अकेला दुनिया में थोड़ी है ना। फूल में तो कई सारे फूल आ सकते हैं, गुलाब का फूल हो गया, गेंदे का फूल हो गया, कई प्रकार के फूल की जातियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए 38 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कम बोलने वाला, अब ये भी PYQ है आपका, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपका PYQ है। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं, मितभाषी। और बहुत ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो वाचाल कहते हैं। तो ये A और C एक ही हैं, तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल और कम बोलने वाले को मितभाषी कहेंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजन, अब जब आप वर्णमाला पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा होगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो एक है आपका छ, त्र, ज्ञ और एक है आपका श्र। अब संयुक्त कैसे? क्योंकि ये 2 से मिलकर के बने होते हैं, का धन श से मिलकर के बना होता है। त्र किससे मिलकर के बना है? त धन र से मिलकर के बना है। ज्ञ किससे मिलकर के बना है? ज धन ईया से मिलकर के बना है। और आपका ये श धन र से मिलकर के बना है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और कैसे कैसे ये संयुक्त हुए। अब आपका वो जो पीछे का प्रश्न था, ये लास्ट प्रश्न था। अब हम अपनी समाप्ति की ओर हैं। तो आज का थॉट है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। कहने का मतलब ये है कि हर कोई किसी न किसी मुसीबत में, किसी न किसी परेशानी में है ना। हर कोई कहीं ना कहीं उसी स्थिति में, जैसा आप महसूस करते हो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं
हर कोई कहीं ना कहीं अपनी परिस्थिति से हारता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। यानी कि अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानकर जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वही जिंदा है। वही आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, चाहे आपके साथ परिस्थितियाँ जो भी आ रही हों, जैसे भी आ रही हों, उसको उसमें बाधा मत आने दीजिए और तैयारी को करते रहिए। तभी क्या है, आप सर्वाइव कर पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति, मान लो अब इसी लाइन को देखो, अगर कोई परिंदा घायल हो गया और वो बैठ गया थक हार करके, नहीं उड़ा, तो क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जीवन क्या है, इसी का नाम है जीना। कहते हैं ना, जीना इसी का नाम है। तो हर कोई घायल है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है, अब बने रहना है तैयारी के साथ। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। वापस मैं बोलूँगी, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच।